जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो। माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। और अध्याय 1 और अध्याय 2 हम लोगों ने ऑडियो बुक में कवर अप कर दिया है और हम लोग आज करने जा रहे हैं अध्याय 3 वनस्पति जगत। स्टूडेंट, ये ऑडियो बुक आपकी नीट एग्जामिनेशन और 11th की एग्ज़ाम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आपके क्लास 12th की ऑडियो बुक भी बन चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट भी लिख कर जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अध्याय 3 वनस्पति जगत। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई यानी कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पोमों की रचना के आधार पर है तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकी, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया जाता है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और इसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकी विरुद्ध भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकी के कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकी, जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। 3.1 शैवाल। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय यानी अलवण तथा समुद्री दोनों का है जीव है। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक, लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लातरिज। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। ये कॉलोनियों जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमयी जैसे यूलोथ्रिक, स्पाइरोगाइरा तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलेस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं। इनमें कशाभिक यानी फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त यानी फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, अथवा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं। तब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संगलित होते हैं, तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना
कि कुछ स्पीसीज विषम युग्म की लैंगिक जनन में एक बड़े अचल यानी स्थैतिक मादा युग्मक से एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वॉल्वॉक्स तथा फ्यूकस। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी, चलिए चित्र देख लेते हैं एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये वॉल्वॉक्स है, ठीक है, और ये स्पायरोगाइरा होना चाहिए। हाँ, ये वॉल्वॉक्स है और ये यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, और ये फ्यूकस डिक्टियोटा, ठीक है, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ये लेमिनोरिया, ये फ्यूकस और ये डिक्टियोटा, ये पोरफाइरा और ये पॉलीसाइफोनिया, ये है पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, साइफोनिया। अब आता है तालिका 3.1 शैवाल के डिवीज़न, अनुभाग तथा उनके प्रमुख अभिलक्षण। चलो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, और उनके सामान्य नाम हैं हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, और उनके प्रमुख वर्णक होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए बी होता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी और फाइको एरिथ्रिन होता है। इसमें जो संचित भोजन होता है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है और फियोफाइसी में मैनीटॉल और लैमिनेरिन होता है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति जो क्लोरोफाइसी की है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, फियोफाइसी की सेल्यूलोज तथा एल्जिन की, रोडोफाइसी की सेल्यूलोज की। इनमें फ्लैजिला की संख्या और उनके निवेशन की स्थिति कैसी होती है, तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं और वो शीर्ष पर पाए जाते हैं, जबकि फियोफाइसी में 2 होते असमान और पार्श्वीय यानी साइड में पाए जाते हैं, और रोडोफाइसी में किसी भी तरीके के फ्लैजिला नहीं होते हैं। इनके आवास की बात करें तो क्लोरोफाइसी अलवण जल, लवणीय तथा खारा जल, फियोफाइसी अलवण बहुत कम जबकि खारा जल और लवणीय जल, और रोडोफाइसी में दिया है अलवण जल, कुछ खारा जल, लवण और जल अधिकांश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफाइरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज यानी प्रजातियाँ जो समुद्र की 70 स्पीसीज यानी प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन यानी लाल शैवाल से का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा सिप्रोलाइना एक कोशिक शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है, पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। 3.1.1 क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनॉइड होते हैं। पायरिनॉइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज और बाहर की सतह पेक्टोज की बनी होती है। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोरेंजिया यानी चल बीजाणु धानुई में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इसके सामान्य सदस्य है क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा तथा कारा। चित्र 3.1 है। चलिए चित्र हमने देख लिया पहले ही। अगला है 3.1.2 फियोफाइसी। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी से लेकर सघन शाखित जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए सी, कैरोटिनॉइड अथवा
तथा ज़ेंथोफिल होता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड ज़ेंथोफिल वर्णक फिकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। ये भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन या अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसदानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संलग्न द्वारा अधस्टर यानी सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूसपोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडदानी यानी विषम युग्मकी स्पीसीज यानी प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती आकार की होती है और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम तथा फ्यूकस है। 3.1.3 रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक R5-कोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलोप्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर यानी बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम है। चित्र 3.1 चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट में मोस्ट तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं। चलिए चित्र देख लेते हैं। ये चित्र अ और ये चित्र ब दिया है। इसमें ये पुंधानी दर है, ये यहाँ पर जैमा कप दिया है, मुलाब है। फिर आगे दिया है चित्र अलग, हाँ ये मॉस्क है जिसमें से ये फ्यूनेरिया है और ये यहाँ पे दिया है स्फेगनम है। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन यानी आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती हैं। ये थैलेस की तरह होता है और शयन अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा स्पस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती है। इनमें मूलसम, पत्तीसम अथवा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंदानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीदानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीदानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अंगुणित बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मौस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ स्पीसीज यानी जाति
पीठ प्रदान करती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों का स्थानांतरण करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। चूँकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं। चित्र 3.2 3.2.1 लीवरवट। लीवरवट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवट की पादपकाएँ थैलसाब यानी मार्केंशिया होती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं तथा अधोस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती है। लीवरवट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जैमा द्वारा होता है। जैमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जैमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल यानी मार्केंसिया होता है। मियोसिस के कारण कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। 3.2.2 मॉस। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्व कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाप द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंदानी तथा स्त्रीदानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर की विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम है। चित्र 3.2 होते हैं। 3.3 टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यदि भी कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है। चित्र 3.3। लेकिन टेरिडोफाइट के मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं। टेरिडोफाइट में पत्तियां लघुपण, उदाहरणतः सिलेनी जेला तथा बड़ी वृहदपण हो सकती है जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुदानी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरणतः सिलेनी जेला तथा इक्विसिटम। बीजाणुदानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी
थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथेलस कहते हैं। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं हैं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पोमणु के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संगलन हो जाता है और युग्मनज बनता है। इसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्टतः स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। स्लेजिनेला साल्विनिया के दो प्रकार है, वृहत यानी बड़े तथा लघु यानी छोटे स्पोर बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े वृहत बीजाणु यानी मादा तथा छोटे लघु बीजाणु यानी नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइट के 4 वर्ग यानी क्लास होते हैं। साइलोप्सिडा यानी साइलोटम, लाइकोप्सिडा यानी स्लेजिनेला तथा लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा यानी इक्विसिटम तथा टाइरोप्सिडा यानी ड्रायोप्टेरिस टेरिस तथा एडिएंटम, जिम्नोस्पर्म। चलिए पहले चित्र देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के भी दिए गए हैं। ऊपर ये रे एक एक करके आगे वापस ये रहा, ये चित्र दिया गया, स्तंभ, पत्तियां, मूल और फिर ये एक और दिया है यहाँ पे राइजोम, शाखा, संधि, गांठ, पर्व यानी स्ट्रोबिलस। ठीक है, चित्र किसके किसके थे? अ में स्लेजिनेला, ये स्लेजिनेला का चित्र है और ये इक्विसिटम का और ये फर्न का और ये सेल्विनिया का। तो चलिए अब बात आ रही है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस यानी अनावृत, स्पर्म यानी बीज, ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडा से भित्ति से ढके हुए नहीं होते और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है। चित्र 3.4। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। इनकी मूल प्रायः मुसला मूल होती है। इसके कुछ जीनस की मूल कवक से संयोग कर लेती है, जिससे कवक मूल कहते हैं। उदाहरण पाइनस, जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती है, जिससे प्रवाल मूल कहते हैं। उदाहरणतः साइकस, इसके तने अशाखी यानी साइकस अथवा शाखित यानी पाइनस यानी सिड्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती है। इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। वे अगुणित लघु बीजाणु तथा वृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुदानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुदानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये शलभ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुदानी होती है, उन्हें लघु बीजाणुदानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। परागकणों का विकास लघु बीजाणुदानी में होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुदानी होती है, उन्हें गुरु बीजाणुदानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष यानी पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक
कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांड का एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। गुरु बीजाणु दानी यानी बीजांड का स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीदानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणुदानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणुदानी में ही रहते हैं। बीजाणुदानी से परागकण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक होता है। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं। देख लीजिए जिम्नोस्पर्म और साइकस पाइनस और गियंग को, ठीक है, चित्र दिए गए हैं। ये साइकस है, देख सकते हैं साथ साथ में आप वीडियो में। ये पाइनस और ये गिंको व्हाट अ नेम। चलिए, अजीब सा नाम है, बच्चे बेचारे याद करते करते परेशान हो जाते हैं। चलिए बढ़ते 3.5 एंजियोस्पर्म। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। उनके वास स्थान भी बहुत व्यापक हैं। इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों वुल्फिया से लेकर सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस ही 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। चित्र 3.5 देख लीजिए। एंजियोस्पर्म में एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ये देख लीजिए। अब आ रहा है सारांश। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोडोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। वे सरल, थैलासाप, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जीव है। वर्णक के प्रकार तथा भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवाल को 3 वर्गों यानी क्लास में विभक्त किए गए हैं: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। शैवाल प्रायः द्विखंडन द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा तथा लैंगिक जनन लैंगिक कोशिका द्वारा करते हैं। लैंगिक कोशिका समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी हो सकती हैं। ब्रायोफाइट ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में उगते हैं, लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादपकाएँ अधिक विभेदित होती हैं। यह थैलेस की तरह होता है और शयन अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। इनमें मूल की तरह, तने की तरह तथा पत्तियों की तरह की रचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइट लीवरवर्ड तथा मॉस में विभक्त होते हैं। लीवरवर्ड थैलासाप तथा पुष्टाधर होते हैं। मॉस सीधे पतले तने वाले होते हैं जिस पर पत्तियां सर्पिल ढंग से लगी रहती है। ब्रायोफाइट की मुख्य इकाई युग्मकोद्भिद होती हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुंदानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीदानी कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक इससे पैदा होते हैं जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोशिक रचना बनती है जिसे बीजाणु उद्भिद कहते हैं। इससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणुओं से युग्मकोद्भिद बनते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती है। इसमें सुविकसित संवहन उत्तक होता है। बीजाणु उद्भिद में बीजाणुधानी होती है जिसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा लैंगिक अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंदानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद बनता है। जिम्नोस्पर्म
वे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी अंडा से भित्ति से ढका नहीं होता। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड में बनते हैं। ये धानियाँ बीजाणुपर्ण में होती है। बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप में लगी रहती हैं, जिनमें क्रमशः नर शंकु तथा मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है, जिससे नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है। यहाँ पर यह स्त्री दानी में स्थित अंड कोशिका से संगलत हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने मिनटों की गिनतियों में पूरा का पूरा अध्याय 3 यहाँ पर पढ़ लिया है। आशा है आपका रिवीजन बहुत अच्छा हुआ होगा, और यदि थोड़ा कम हुआ है तो एक बार फिर से आप सुन सकते हैं, और अनेकों बार इस ऑडियो बुक को आप रिपीटेटिव फॉर्म में पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और साथ में मेरी किताब को पढ़ते हुए सुन सकते हैं। और हमारी कक्षा 12वीं की ऑडियो बुक पूरी तरीके से अपलोड हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब आप क्लास 12वीं यानी क्लास 12th में आओगे तब आपको फिर से ऑडियो बुक की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। और वो न्यू NCERT की है, पूरी से पूरी हम लोगों ने जो भी ऑडियो बुक बनाई है वो न्यू NCERT की है विद्यार्थियों। ठीक है, तो चैनल में कमेंट ज़रूर करना है आपको कि भाई वीडियो कैसा लगा है, कैसा क्या और आपके लिए हम ला सकते हैं, क्या ऐड करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक और अगली वीडियो में, जिसमें हम फिजिक्स भी लेकर आ रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान।